हेलो दोस्तों, मैं हूं जेके गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गणित गंगा प्रयागराज पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह के 15 एवं 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके पुराने प्रश्न पत्रों को एक बार हल कर लेने से हमारी तैयारी की रणनीति और बेहतर हो जाती है। तो साथियों, चलिए हम लोग पीईटी 2021 के पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए चलते हैं अपने प्रश्न पत्र पर। साथियों, हमारे यहाँ पर प्रश्न पत्र है शिफ्ट 2 का। चूँकि हम यहाँ पर पहले से हाईलाइट इसलिए कर लिए हैं कि बिना वीडियो को लंबा खींचे हुए वीडियो में आए हुए प्रश्नों को जो है व्याख्या किया जा सके। तो चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो देखिए, पहला हमारा क्रम ऑप्शन दिया है थॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, पहले कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और उसके बाद आया था हमारा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आया था टॉमस रो। टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के समय, इसलिए हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो जैसा कि आप सभी को पता है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका कट्टर समर्थक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी आप लोगों को पता है, दो चिकित्सक थे। जो दो चिकित्सक जो फेमस थे, जिसमें से पहले थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले धन्वंतरी थे। और द्वितीय चिकित्सक थे चरक, जो कनिष्क के समय थे, जिनकी चरक संहिता है। तो इसलिए आप दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, क्योंकि इसी से घूम फिर के प्रश्न बनते रहते हैं। अगला हमारा सवाल है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मौर्यकाल में जो आए थे मेगास्थनीज जो आया था, जिसकी पुस्तक थी इंडिका और उस समय के बारे में जानकारी देती थी, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो हमारा इसका सही जवाब है आया था 1928 में आया था। 2 फरवरी को आया था ये, इसलिए 1928 सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 1929 31 दिसंबर लाहौर रावी नदी के तट पे, जो आजकल लाहौर पाकिस्तान में है, वहीं पे ये पूर्ण स्वराज्य के लिए ऐतिहासिक जो है हमारा सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गद्दार पार्टी, मित्र मेला, होम रूल। तो आप लोगों को पता ही है, गद्दार पार्टी किसका था? लाला हरदयाल का। दूसरा मित्र मेला बीडी सावरकर का। और होम रूल लीग एनी बेसेंट का। और बच जाता है हमारा अंत में इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका सुभाष चंद्र बोस आईएनएस के संस्थापक थे। इसलिए हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, यानी 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? बिल्कुल, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी का जो विरोध करने वाले थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला हमारा सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आप लोगों को पता है एचआरए, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1924 में होती है। और यही जो मुख्य काकोरी कांड का जिम्मेदार था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप लोग पता है अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। इस तरह आप लोग याद रखेंगे, यानी नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग पता होना चाहिए,
माउंट एवरेस्ट पे 1953 में सर्वप्रथम चढ़ाई हुई थी। तेनसिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी ने ये चढ़ाई पूरी की थी। दोनों का नाम भी याद रखेंगे आप लोग। तेनसिंग शेरपा थे और एडमंड हिलेरी जो चढ़ने वाले थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान है जिसको केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसका याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो आप लोगों को भिलाई का पता होना चाहिए। दिल्ली राजहरा जो है इसका लौह अयस्क का स्रोत है। और इसमें जो विकल्प बी है कोरबा, याद रखिएगा आप लोग, इस भिलाई संयंत्र के कोयले का स्रोत है। ठीक है, हमारा भिलाई जो है, भिलाई जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। अगला हमारा सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित दिए गए दर्रों और उनके कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है इसका आप लोग लगाएंगे टिक। ठीक है, तो चूँकि ये आयोग द्वारा जो है ना विवादित क्वेश्चन था, ठीक है, इस पे कॉमन नंबर दिए गए थे सभी को, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। हमारा जोजिला और बुर्जिल दर्रा, चूँकि जोजिला और बुर्जिल तो जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। बारालाचाला और सिपकिला भाई। क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं फिर से। जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में, चूँकि उस समय जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में था। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हो गया उसके बाद जो है जोजिला तो आपका चला गया है लद्दाख के तरफ और बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर। इसलिए ये भी ऑप्शन को बाद में आयोग द्वारा गलत मान दिया गया, इसलिए यह आयोग ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे। बारालाचाला और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है। थांगला, नीति पास और लिपुलेख जो दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे जो हैं आपके उत्तराखंड में हैं। और तीसरा भी गलत है। और नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में, ये चौथा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो बिल्कुल कभी भी निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना किसी भी चीज़ में व्यक्ति निवेश कब करेगा, जब उसको नई पूंजी व जो भी पूंजी लगाएगा उस पर अनुमानित जो है प्राप्ति ज़्यादा होगी। इसलिए विकल्प हमारा सी क्या है, पूरी तरह सही है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, उसका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, इसलिए आप लोग CSO याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ें आती है जैसे कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा विनिर्माण आता है जैसे भारी उद्योग हुए, कल कारखाने हुए। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है जैसे बैंकिंग हुआ, नेट बीमा हुआ, यातायात हुआ, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में इन्होंने श्वेत क्रांति प्रारंभ किया था भारत में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव उस समय क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और उस समय वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इनके द्वारा जो है आर्थिक सुधारों के लिए LPG का फार्मूला लाया गया था। LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, फिर से निजीकरण और सार्वभौमिकरण। अगला हमारा चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये सारे राज्य के विषय होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता संसद के द्वारा होती है, संसद के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता जो है हमारा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता
नहीं है। तो हमारा देखिए अर्धसंघीय संरचना है, बिल्कुल हमारे यहाँ अर्धसंघीय ही संरचना है। जैसे केंद्र में केंद्र शासन करता है, और राज्यों में राज्य की सरकार यानी केंद्र में प्रधानमंत्री होता है शासन के लिए, और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धसंघीय है। आगे है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। यही हमारी कमी है, क्योंकि यही हमारी संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। संविधान में कहीं यही नहीं लिखा है कि आपको कितने दिन में न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ होना भी चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ी है। आगे चलते हैं शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण बिल्कुल केंद्र अपने हिसाब से अपनी शक्तियाँ उसके पास निहित हैं, राज्य की शक्तियाँ राज्य के पास निहित है, इससे शक्तियों का वितरण भी हुआ है और शक्तियों का भी केंद्रीकरण भी है। निम्नलिखित संविधान और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बिल्कुल हमारे देश में सबसे कोई अगर सर्वोच्च है तो वह है हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्योंकि आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे अनुच्छेद 40 में हमारा ये लिखित यहाँ दिया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान करेगी। क्योंकि ये DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और आप लोग जानते हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था आर्टिकल 243 के अंतर्गत, और 243 के खंड ए से लेकर 243 खंड ओ तक यानी 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों के 29 विषय हैं, और ये 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। याद रखिएगा आप लोग इतना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है बलवंत राय मेहता ने रखा था। अशोक मेहता जो थे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखे थे, इतना आप लोग याद रखेंगे। 2 स्तरीय अशोक मेहता, जबकि त्रिस्तरीय थे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। आगे है हमारा क्वेश्चन 26 नंबर, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? अर्थात स्विच बंद होने पर। याद रखिएगा जब बिजली का आप लोग स्विच बंद कर देते हैं तो उसका प्रवाह केवल सर्किट में ही होता है, सर्किट यानी उसके वायर में, याद रखें। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, जैसे बल्ब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बल्ब जलाते हैं, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो प्रवाह उस सर्किट से निकलकर बल्ब के थ्रू वहाँ से जो है प्रकाशित होने लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की मात्रक होता है ओम, ठीक है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए नींबू का जो है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, फार्मिक एसिड जो है चींटियों में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल आप लोगों के सेब हुए, ऑक्जेलिक एसिड पालक हुआ, इन सब में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो आप लोग याद रखिएगा नींबू में सिट्रिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड। ऐसे याद रख सकते हैं 100 से सिरका और 100 से सिट्रिक ना होकर एसिटिक, क्योंकि उल्टा होता है। नींबू क्या है, नींबू में सिट्रिक और सिरके में एसिटिक। ऐसे काटजनक रसायन जो होता है से कौन सा रोग होता है काटजनक जो है रसायन से? तो काटजनक रसायन हो चाहे जो भी हो, ये कैंसर का कारण बनता है काटजनक रसायन। याद रखिएगा आप लोग। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहते हैं। आप लोग दोनों चीज़ें याद रखेंगे, एपिडर्मिस। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 31, अब यहाँ से मैथ के सवाल हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा अंडर दिया है 1 +
27/169 इक्वल दिया है इन ब्रैकेट 1 + x - x/13। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 169 और इसको जब 1 के साथ कैलकुलेट करके 1 आप प्लस जोड़ देंगे 27, तो ये हमारा हो जाएगा 196 यानी 196, और 196/169 हो जाएगा। जब इसको हमारा अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 14/13, और जो 14/13 है इसको जब हम लोग इसको जो है भिन्न में बदलेंगे तो 1 सही 1 सही 1/13 यानी 1 + 1/13 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी x की जगह पे हमारा हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 32 है 37 सही 1/2 में कुल कितने 8 हैं। तो 37 सही 1/2 में जब आप लोग कितने 1/8 हैं, तो 1/8 से जब आप लोग भाग देंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 300। क्वेश्चन नंबर 33 है 361/1024 = व्हाट। तो देखिए यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे जो दशमलव लगा हुआ है इसको हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी हम लोग इसको नॉर्मली कर सकते हैं 361/224 1024, और इसको जब करेंगे हम लोग नॉर्मली तो हो जाएगा 19/32। अगला है 33 के बाद 34 नंबर सवाल। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो जब आप लोग इसको रखेंगे सवाल के हिसाब से तो इसका आएगा 10.8। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या है। तो देखिए जब 13 परिणामों का दिया है औसत 68, तो हम 13 को 68 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया है कि पहले 7 का औसत है 63, तो पहले 7 का तो 7 से 63 में गुणा करके जो आएगा परिणाम लिख लेंगे। आखिरी 7 का औसत 70 है, तो आखिरी 7 में फिर पुनः 7 में 70 से गुणा करके लिख के, और जो पहले में जो 63 × 7 किए हैं और 7 × 70 किए हैं, इन दोनों को जोड़कर 13 से जो 68 में गुणा किए हैं उससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47, और यही हमारा उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे हिंदी के सवाल हैं, हिंदी के सवाल अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम जानते ही हैं कुंठित होता है, तीक्ष्ण का तेज होता है, तो कुंठित जानते ही मुरझाया हुआ होता है। अगला गजवदन का पर्यायवाची होगा, तो जानते ही गणपति यानी हमारे भोले बाबा का गणपति बप्पा का ये पर्यायवाची शब्द है, इसलिए गणपति होगा। कांटों से भरा हुआ, तो कांटों से भरा हुआ का इसका एक शब्द होगा कंटका किरण, क्योंकि कांटों से भरा हुआ। यहाँ पे कंटक दिया है, ध्यान रखिएगा, कंटक मीन्स केवल होता है कांटा, कंटक मीन्स कांटा होता है। अब विकीर्ण मीन्स फैला हुआ, कुचैला मीन्स जैसे किसी चीज़ को हम लोग अपन जानते ही हैं कूट देते हैं, वही कुचैला हो जाता है। अगला है 39 यानी 39 नंबर सवाल। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी आप होता है दूध को दूध कर दीजिए, पानी का पानी, यानी उचित एक निर्णय दीजिए, यानी उचित निर्णय करना होता है। हमारा 40 नंबर सवाल है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी में क्या होता है बहिष्कार, बहिष्कार में हमेशा छोटी की मात्रा होती है, इसलिए बहिष्कार पढ़ते हैं, ना कि बहिष्कार, ना कि बाहिष्कार। बहिष्कार को होता है ना कि आप किसी चीज़ का बहिष्कार कीजिए, यानी तुरंत आता है मात्रा, इसलिए छोटी की मात्रा। चलिए हमारे 5 सवाल आ रहे हैं इंग्लिश के, इनको भी देख लेते हैं। ऊपर आप लोग पैसेज पढ़ लेंगे, और इसका जो है 41 का क्वेश्चन है कि द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज अफेयर्ड, ठीक है, डार्कनेस को देखकर वो क्या था, डर गया था। अगला है 42 नंबर सवाल द ऑथर जम्प्ड आउट बेड बिकॉज, क्योंकि आर्थर क्यों मतलब कूद गया था बाहर बेड से, क्योंकि ए कोल्ड ब्रीज बेलो पास्ट हिज फेस, उसके पास एक ठंडापन जो महसूस हुआ था वो उसके चेहरे पे फील हुई थी। 43 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो पहले ऑथर क्या करता है, तो क्लाइंबिंग इनटू द बेड, यानी पहले वो डर के क्लाइंबिंग जो है चढ़ जाता है बेड पे।
अगला है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्राइड का होता है डिग्निटी, यानी सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, इसलिए प्राइड यानी गर्व, डिग्निटी में सम्मान या गर्व ही होता है। और यहाँ पर एंटोनिम्स दिया है अगला 45 में कि किन का क्या होगा, तो किन का एंटोनिम्स होता है डल। अगला हम चलते हैं, हमारा सवाल है रीजनिंग के तरफ। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ते का क्या है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो उसी तरह मच्छर काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया होगा। बिल्कुल इसका विकल्प सी सही से जवाब है। 47 के तरफ चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो देखिए यहाँ पे नर नन जो होते हैं धर्म संगिनी, यानी ये भी धार्मिक कार्य से जुड़े हैं। मुनि जो है ये भी धर्म के कार्य करते हैं। पादरी भी देखते हैं आप लोग शादी विवाह कराते हैं चर्च में। चूँकि सूरवीर, सूरवीर का क्या क्या है, लड़ना, इन सब का क्या है, धार्मिक कार्य है, और इसका क्या है, युद्ध, इसलिए ये क्या है, बाकियों से अलग है। अगला है हमारा कि कूट भाषा में जो है COMPUTRONE को लिखा जाता है, PMO ऐसा लिखा जाता है। तो कूट भाषा में एडवांस को क्या लिखेंगे, आप लोग जब इसको करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आप लोग कर लीजिएगा। 49 का आंसर देखिए, वह आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा बहन से, क्योंकि जो महिला है वो क्या कह रही है, तुम्हारी माँ, यानी तुम्हारी माँ की पति का बहन मेरी बुआ है, यानी वो उसकी भी तो बुआ हुई, इसलिए वो भी बहन हुआ। आगे सवाल नंबर 50 की तरफ चलते हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए हमारा 2005 है, बीच में 2006 आ रहा है, तो 2006 में क्या होता है, लीप ईयर होते हैं, नहीं लीप ईयर नहीं होता है। तो जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है, एक एक साल बढ़ता है, एक एक दिन बढ़ जाता है। अगर लीप ईयर आता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 18 फरवरी से जाएंगे 2006 में, तो हमारा हो जाएगा, आपको शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा, 18 फरवरी 2007 को रविवार हो जाएगा। क्योंकि यही लीप ईयर होता तो एक के जगह पे 2 दिन बढ़ जाता है कहीं पे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रविवार होगा। अगला हमारा 51 सवाल का देखते हैं हम लोग। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। तो उस समय का जो है जीके है, और आप लोग ध्यान देंगे जीके जो है जीएस है, करंट का क्वेश्चन है ये सब। तो उस समय का आंसर है राजस्थान उस समय का था। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो बिल्कुल मास्टर कार्ड को उसने प्रतिबंध लगा दिया था। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था। तो नमस्ते योग जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, ये कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो है ध्वजवाहक के तौर पे मरियप्पन थंगवेलु को ही नामित किया गया था। चूँकि मरियप्पन थंगवेलु का कोरोना उस समय अपने चरम पे था, इसलिए उनको क्या किया गया, कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनको नहीं नामित किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन पे भी क्या किया गया है, कॉमन नंबर दे दिया गया है, क्योंकि नॉमिनेट उन्हीं को किया गया था। अगला है हमारा 55 नंबर सवाल कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जो है जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो याद रखिएगा 7.6% है, और ये जो है ब्याज दर अभी भी सेम है। सुकन्या जो समृद्धि खाता का ब्याज दर है अभी भी सेम है, यही इंटरेस्ट रेट है अभी तक। अगला हमारा सवाल है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा था। तो बॉलीवुड अभिनेत्री थी विद्या बालन। 57 है क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो जापान का। आप लोग जानते हैं जापान की पासपोर्ट जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट है। इसको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को 86वां रैंक है। और आगे बढ़ते हैं,
तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो बिल्कुल डीएमके ने जीता था। द्रमुक जो पार्टी थी वहाँ का वही जीती थी। अगला, लेकिन इस समय के हिसाब से आप लोग ध्यान देंगे, इस समय जो राजनीतिक पार्टियों जो राजनीतिक चुनाव हुए हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे में महाराष्ट्र का ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे, उनको ध्यान देंगे। बिहार का देख लेंगे, क्योंकि सीएम बदले नहीं गए हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे गठबंधन टूटा है और फिर दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं नीतीश कुमार जी ने, तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड पिछले लगभग 6 सालों से लगातार शीर्ष पे है और इस साल भी शीर्ष पे आइसलैंड ही है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो दलित सशक्तिकरण जो है तेलंगाना राज्य ने लागू किया है। निम्नलिखित में किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि जो है भूटान को जाना जाता है। थंडर ड्रैगन बोल्ट भी यहीं पे होता है। थंडर ड्रैगन बोल्ट जो तड़ित झंझावत बारिश होती है इस भूटान में ही होती है। आप लोग कुछ और मत समझिएगा, ये बारिश का ही नाम है, इसलिए इसको थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी चेंज हो चुकी है। म्यांमार की जो राजधानी है चेंज होकर नैपीडा बन चुकी है। और बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश का ढाका है। अगला जो है इसमें नहीं है। हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल हुआ, नेपाल का काठमांडू से फिर से हमारा श्रीलंका हुआ, श्रीलंका का जयवर्धने कोट्टे नई राजधानी बनी हुई है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद आप लोग जानते ही हैं। फिर बाकी आता है अफ़गानिस्तान का काबुल है। इस तरीके से हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, इन सब का कम से कम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की जब भी दृष्टि से पूछे तो उस समय गोवा सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जब पूछे छोटा तो उस समय सिक्किम आता है। सिक्किम में जनसंख्या सबसे मिनिमम है, यानी सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा ऐसी लेजिस्लेटिव होती है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस हमेशा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय हेग में है, आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय तो स्विट्जरलैंड में है, आप लोग याद रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है? तो खजुराहो की मूर्ति कलाएँ जानते ही हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं खजुराहो का। यहाँ पे सबसे फेमस है कंदरिया महादेव मंदिर, आप लोग ज़रूर जाएं कभी विजिट करना हो तो। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौकालेबारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो नौकालेबारा उत्सव जो है उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा में अभी नया होता है नुआखाई, फिर से रज पर्व, और एक और त्यौहार है जो नुआखाई, रज पर्व, नौकालेबेरा जो है, ये सब उसके फेमस त्यौहार हैं, याद रखिएगा उड़ीसा का। निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो हरित गृह गैस जो है ग्रीन हाउस गैस जो कहते हैं जिसको, ये मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, CFC भी होता है। चूँकि नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जानते ही हैं पाया जाता है, लगभग 71%, लगभग 71% के करीब पाया जाता है। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तीरंदाजी क्या है? खेल ही तो होता है, ना कि आपातकाल, ना कि वीरता, ना कि विशिष्ट समाज सेवा, इसलिए खेल के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला हमारा 71 है, यहाँ पे पैसेज है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैसेज का उत्तर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है, तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। अगला है उद्योग, लिखा है प्रयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। आप लोग पूरी तरह ये गद्य पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसमें बताया गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था।
73 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता वही होता है जो सभी धर्मों का क्या करे, आदर करे, ना कि किसी की तौहीनता करे या किसी भी धर्म को न माने। धर्मनिरपेक्षता होता है सभी धर्मों का आदर करना, और भारत हमारा क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका सही विकल्प होगा, इसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो है क्या किए थे, भाग लिए थे। हमारा दूसरा पैसेज है, आप लोग दूसरा पैसेज पढ़ लीजिएगा यहाँ से, और आप लोग कहेंगे तो हम इसका PDF आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा है, और हमें अगर PDF ज़रूरत हो तो हम बताइएगा, हम PDF आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। चलिए 76 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। मानव सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसका सही जवाब है 77 का सही जवाब है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर भी यंत्रवत क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर में सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय, निरामय आप लोग जानते ही है ना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया माँ भद्राणि पश्यन्तु माँ चेक दुख भाग भवेत्। आगे चलते हैं तो इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य। चलिए हमारा गणित का पुनः 81 से सवाल प्रारंभ होता है, और 81 से 85 तक का ये दिया हुआ है डाटा, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन का ये सवाल है, आप लोग इसको देखेंगे। डाटा में देख रहा है अधिकतम उत्पादन का स्तर जो है इस वर्ष घटा, तो किस वर्ष जो है अधिकतम उत्पादन का जो है घटा है? तो आप लोग देखिएगा जब सवाल हल करेंगे तो सवाल जो है 2015-16 में, क्योंकि 2015-16 में डायरेक्ट 98 से 60 हुआ है। फिर अगला था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो अधिकतम जिस वर्ष में वृद्धि हुई है वो वर्ष है 2013-14, क्योंकि 55 से डायरेक्ट क्या हुआ था, 90 हुआ था। अगला है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो प्रथम जो 3 वर्ष था, प्रथम 3 वर्ष का जो है 2009, 10, 11, 10, 11, 11, 12, अब तीनों को जब औसत निकालेंगे तो अर्थात 48 मीट्रिक टन आएगा आंसर। अगला है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन जो है, अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन देख लीजिए यहाँ से किस वर्ष दर्ज हुआ है, तो 2014-15 में 98 मीट्रिक टन है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गए हम लोग, 2014-15। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो 2011-12 का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2011-12, ठीक है। यहाँ पे 58 था, पिछले वर्ष था 48, इसमें कितना वृद्धि हुई है और उसका परसेंटेज आप लोग निकाल लेंगे, 31.8% आएगा। दूसरा हमारा ग्राफ से क्वेश्चन है। ग्राफ देखिए, ग्राफ बना हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे पहले, और ध्यान से पढ़ने के बाद ग्राफ को देखेंगे और उसके बाद फिर उत्तर देते हैं। 86 कह रहा है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत था, तो एक्स के आयात में देखिए 2014-15, यहाँ पे 2014-15 1200 था, और उसके बाद क्या है 2015-16, तो 2014-15 सॉरी 900 था, उसके बाद 1200 था, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 1200 में से 900 को घटा दीजिएगा, 300 आएगा, 300 से अपना कर लीजिएगा, 33.3% आंसर हो जाएगा इसका। हमारा अगला सवाल है 87, सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 260। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इसका देख लीजिएगा ध्यान से, 2 आंसर हो जाएगा, अधिक था। अगला है हमारा 89, एक्स के जो है औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के, तो सभी संख्याओं को जोड़कर और उससे जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाता है, और दिया है यहाँ पे एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या होगा, तो जब दोनों को हम लोग निकालेंगे तो एक 4 आएगा, एक 2 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे हमारे डाटा दिए हुए हैं, एक 4 आएगा, एक 2 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा के लिए इधर उधर।
चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत वृद्धि से कितनी है? तो उसका आंसर हो जाएगा 64.3 माने 38%। हमारा 91 से 95 तक के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तालिका दिया हुआ है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जो फ्राइडे, शुक्रवार और शनिवार ये दिया हुआ है ABCD का ऐसे करके तालिका। और इसमें दिया गया है कि मंगलवार को ए द्वारा, मंगलवार ध्यान दीजिए, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा, शनिवार है हमारा, इसको सी द्वारा यानी 45, ध्यान दीजिएगा। मंगलवार को ए द्वारा 35 है और इसका 35, ठीक है। बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो जब उसको वस्तु का अनुपात जब निकालेंगे तो 35/45 करेंगे तो कट जाएगा हमारा 5 7 35, 5 9 45 यानी 7 संबंध है 9 का अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही करके इन सारे सवालों को हल करना है। BCD का क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो इसका औसत हो जाएगा 44.33%। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की बिक्री की तुलना में बी की बिक्री कितने प्रतिशत में वृद्धि आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28.3%। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितने का अंतर है? तो 5.25 का अंतर है। कर लीजिएगा आप लोग हल। 96 से 100 की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पर उसी तरह ये डाटा दिया हुआ है, फिर डाटा आप लोग ध्यान से हल करेंगे, इसमें गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी होते हैं। चलिए, कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो गेहूं उत्पादन में 2013 और 14 में जो है क्या है, गिरावट दर्ज की गई है। आप लोग ध्यान दर्ज देखेंगे 2013-14 में भी क्या हुआ है, 70 से घटा हुआ है। और एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गेहूं के उत्पादन में गिरावट एक जगह और दर्ज की गई है। 2012-13 में भी 71 से 70.56 हुआ है, यानी यहाँ पे 2 जगह हुआ है। इसलिए यहाँ पे आयोग ने दोनों विकल्पों को सही माना हुआ है, 2013 और 14 को भी और 2012 और 13 को भी, ठीक है। 2013-14 और 2012 और 13 को भी, ठीक है। सॉरी, 2013-14 को दिया था इसमें ना, 2013-14 दिया है, 2013-14 और उसके बाद क्या था जी, 2012-13, 12-13 नहीं है, इसलिए वही यही सही होगा। निम्नलिखित में से किस फसल में 2013-17 के मध्य जो है उत्पादन में लगातार वृद्धि है? बाजरे में लगातार वृद्धि है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला इसमें है क्वेश्चन, इसमें दे रहा है कि 2010-11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का उत्पादन, औसत उत्पादन कितना है? तो 293.86 टन होगा। जब आप लोग हल करेंगे औसत उत्पादन का तो आंसर आ जाएगा। दिया है कि 2016-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो चावल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाज कितना गुना था? तो 1.9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः साथियों, हमारा 100 के 100 प्रश्न ख़त्म हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं आपको पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवं नमस्कार, सत श्री अकाल।